वेलकम, आपका न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज में स्वागत है। आज हमारे पास है एक खास मेहमान, रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढिया, जो ऑल्सो मैन ऑफ द मोमेंट हैं, बिकॉज उनके ऊपर है जिम्मेदारी जीएसटी का स्मूथ रोल आउट के लिए। एंड अढिया साहब, बिफोर आई बिगिन, आप 2015 से इस पे काम कर रहे हैं, 2 साल हो गए जी। एंड आई एम ऑल्सो टोल्ड दैट लॉट ऑफ द स्ट्रेस ऑफ दिस, वी आर ऑल्सो योगा एक्सपर्ट, तो आपको योगा से थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है इसको लेके? नहीं, स्ट्रेस तो है ही नहीं, सिर्फ फिजिकल हार्डवर्क है, कुछ नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क बढ़ गए, लेकिन स्ट्रेस तो है ही नहीं। स्ट्रेस तो है ही नहीं। चलिए, आप फिर हमारा स्ट्रेस कम करिए। हमारे साथ एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो हम थोड़ा सवाल करेंगे, जो सबको जानना चाहते हैं कि जीएसटी में क्या वरीज हैं। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू किक स्टार्ट अ सीरीज ऑफ जीएसटी इम्पैक्ट कंज्यूमर पे, विमेन पे, प्रोफेशनल्स पे, टीचर्स पे, ऐसे करके हम रोज एक प्रोग्राम करेंगे। पर आज वी आर गोइंग टू किक स्टार्ट दिस विद टॉकिंग टू यू। एंड जॉइनिंग मी ऑन द पैनल इज मिस्टर A.K. Bhattacharya, वी हैव शीला भट्ट एंड वी हैव सीता। दिस इज द एडिटर्स टेक। बट सर, आई विल बिगिन विद यू। सबसे पहले ये जीएसटी का टाइमिंग का थोड़ा समझाइए। सून आफ्टर अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, नाउ जीएसटी आएगा, तो इसका जो डिसरप्टिव इफेक्ट है कितनी देर तक चलेगा? बिकॉज कहते तो हैं कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होएगा इसके साथ। सो कैन द कॉमन मैन टेक इट? जीएसटी का तो कोई डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट नहीं है, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ही है। ओके। थोड़ा बहुत लोगों को मुश्किलियां जरूर होगी कुछ समय के लिए, लेकिन मतलब इसका डिमोनेटाइजेशन के साथ तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो ये तो पर इन्फ्लेशन में तो होएगा शॉर्ट टर्म के लिए। हमने ये ध्यान रखा है अपने जो रेट डिसाइड करने के टाइम कि जो इन्फ्लेशन रिलेटेड आइटम्स है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन का एक बास्केट है, उसमें 300 करीब कमोडिटी है और उसमें हर कमोडिटी का अलग वेट है। उसमें तो 50% से ज़्यादा जिनका वेट है, ऐसी कमोडिटी में हमने एग्जेम्पशन दिया हुआ है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और बाकी जो 50% वेटेज वाली आइटम है, उसमें भी ज़्यादातर आइटम 5% और 12% में है। इसलिए इन्फ्लेशन के ऊपर तो इसका ज़्यादा वजन नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, बशर्त ये कि जो व्यापारी है जिनका टैक्स बर्डन कम हो रहा है, वो इसको दाम में कमी करके ग्राहक तक पहुँचाए। सब्जेक्ट टू दैट ऑफ कोर्स वी डोंट सी एनी इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन। एक सवाल आता है, इफ आई कैन एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज जो था वो क्या बहुत जरूरी था क्या? क्योंकि उससे काफी स्केयर आम जनता में, इंडस्ट्री में, ट्रेडर्स में काफी स्केयर, दैट इज क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ स्केयर दैट इज द इंस्पेक्टर राज बैक इन अ डिफरेंट वे बिकॉज यू हैव क्रिएटिंग एन अथॉरिटी ऑल्सो। देखिए, एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी में कोई इंस्पेक्टर होगा ही नहीं। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का मकसद ये है कि अगर कोई बड़ी कंपनियां और बड़े कॉन्ट्रैक्टर या बड़े बिल्डर वगैरह, वो जो सही मायने में हम जो बेनिफिट दे रहे हैं कंज्यूमर के लिए, वो अगर पास डाउन नहीं करते हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, 5 मेंबर की अथॉरिटी होगी, 2 साल के लिए होगी, और उसके लिए कौन सा केस चुना जाएगा वो कोई इंस्पेक्टर डिसाइड नहीं करेगा कि एंटी प्रॉफिटियरिंग में कौन सा केस लिया जाएगा। इसके चेयरमैन कौन होंगे इस अथॉरिटी? इनके चेयरमैन एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होंगे और जो मेंबर्स है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स होंगे। और 2 साल बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। वो 2 साल के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। रूल्स में हमने ऐसे ही बनाया। और उसकी स्क्रीनिंग 2 लेवल पे होगी कि मान लो कोई कंप्लेन आता है आपसे कि भाई फलाना कंपनी ये बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो स्टेट लेवल की कंपनी है तो स्टेट लेवल की स्क्रीनिंग कमेटी पहले स्क्रीन करेगी। एक अलग कमेटी बनाई है अधिकारियों की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा उसमें। वहां से फिर चल के सेंट्रल गवर्नमेंट की स्क्रीनिंग कमेटी में आएगी। वो लोग अगर पास करेंगे नहीं ठीक है, फिट केस है एंटी प्रॉफिटियरिंग का, तब जाके उसकी पूरी छानबीन करने के लिए डीजी सेफगार्ड, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड की एक ऑफिस है, वो लोग इसके ऊपर काम करेंगे, अकाउंट देखेंगे उनके। अकाउंट देखने के बाद वो अथॉरिटी को अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और वो रिपोर्ट के आधार पर अगर अथॉरिटी को लग रहा है कि इनको नोटिस जानी चाहिए, तब अथॉरिटी इसके पीछे कार्यवाही करेगी, उनको सुनवाई करेगी और फिर डिसीजन लेगी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व। इट इज नॉट मेंट फॉर स्मॉल पीपल। ये छोटे लोगों के लिए नहीं है कि भाई इस दुकानदार ने थोड़ा 5 पैसा कम नहीं किया, आगे 5 रुपया कम नहीं किया, उसके लिए नहीं है। या वो इंस्पेक्टर राज नहीं होगा इसमें। इट इज ओनली फॉर बिग पीपल। सपोज हमने टूथपेस्ट में मान लो 28% से 18% कर दिया। अब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बना रही है, काफी डोमेस्टिक कंपनी भी बना रही है। वो कंपनी अगर इसको सही मायने में भी बना रहे, हाँ, जो कोई भी कंपनी वो उसको सही मायने में अगर पास डाउन नहीं करती है तो फिर उसको यूज किया जा सकता है। एक बार अजय साहब, बिफोर वी गो इनटू डिटेल, थोड़ा आप जीएसटी समझा सकते हैं टू द पीपल, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द करंट टैक्स रेट? क्या हमारे टैक्सेस कम होंगे या वही इंसिडेंस रहेगा? तो फिर जीएसटी लाने का मतलब क्या है?
देखिए, अभी जो कोई भी कमोडिटी या सर्विस के ऊपर टैक्सेस है वो बहुत अलग अलग प्रकार के टैक्सेस है। करीब 15-20 अलग अलग प्रकार के टैक्सेस है। परचेज टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, अलग अलग प्रकार के सेस है, कृषि कल्याण सेस है, स्वच्छ भारत सेस है, अलग अलग प्रकार के काफ़ी सेस है। ये सब खत्म हो जाएंगे जीएसटी के आने के बाद। और उसके बाद एक ही टैक्स रहेगा जीएसटी। जीएसटी के 2 पार्ट है, वो कंज्यूमर के लिए नहीं है। जब हम कहते हैं कि एक आइटम के ऊपर 12% या 18% जीएसटी लगेगा, तो कंज्यूमर के लिए तो 18% ही है, लेकिन उसमें से हमारी कैलकुलेशन के लिए, स्टेट और सेंटर की कैलकुलेशन के लिए, एक पोर्शन 18 में से 9% जो स्टेट को जाएगा, एक पोर्शन जो सेंटर को जाएगा। तो उसको हम नाम दिया है कि एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी। करेक्ट है। उसके अलावा जब कोई इंटरस्टेट मूवमेंट होती है तो उसके ऊपर हम एक जीएसटी का सेम रेट चार्ज करेंगे, जो एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी का कॉम्बिनेशन है, उसको हम कहते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब वो इंटीग्रेटेड जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं है, उसकी कोई आमदनी सरकार को नहीं होगी, लेकिन वो इंटरिम टैक्स है कि एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में शिफ्ट होगा तब हमको ये पता नहीं है कि वही स्टेट में माल रुक जाएगा या आगे कहीं जाएगा। इसीलिए जब तक माल कहाँ बिक रहा है वो डिसाइड नहीं होता है, तब तक उस मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर आईजीएसटी लगता रहेगा। और आईजीएसटी फिर फाइनली दूसरे स्टेट में मान लो माल गया आईजीएसटी पे करने के बाद, और उस स्टेट में अगर व्यापारी को माल बेचना है तो उसको जिम्मेवारी आएगी एसजीएसटी और सीजीएसटी की। तो वो जिम्मेवारी निभाने के लिए ये जो आईजीएसटी पे करके माल आया है वो आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी उनको। तो मतलब ये हुआ कि आईजीएसटी फिर रहेगा नहीं बुक्स में, वो आईजीएसटी खत्म हो गया। तो कभी भी आईजीएसटी की इंडिविजुअल इनकम हमको नहीं होगी, बहुत रेयरली होगी सरकार को इनकम उसकी, कि किसी ने आईजीएसटी भरने के बाद सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए उसके क्रेडिट नहीं ली। हाँ। तो छोटा सा पोर्शन होगा, बाकी इट इज ए वॉश आउट टैक्स, वो अलग टैक्स है ही नहीं आईजीएसटी। मतलब कंप्लायंस के लिए है, कंप्लायंस के लिए। उसमें बहुत सीधे से जो सवाल है और मुझे सीधा जवाब चाहिए कि आम आदमी को क्या फायदा। कोई भी पूछेगा आम आदमी को फायदा क्या, ये आपको जो आ रहे 15 टैक्स से तब भी हमारा नुकसान था, हमें सस्ती चीज क्या मिलेगी और हमारा फायदा क्या। देखिए, आम आदमी को 2 फायदे हैं। एक तो हमने जो टैक्सेशन का रेट कुछ आवश्यक जनावश्यक चीजों में कम करने की कोशिश की है, तो उसका फायदा आम आदमी को मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि पहले आम आदमी को पता नहीं था कि एक कमोडिटी के ऊपर कुल कितना टैक्स का बर्डन था, वो बिल्कुल अज्ञात था इसके बारे में। जैसे एक्साइज ड्यूटी है वो फैक्ट्री लेवल पे होती है, आप जो माल खरीदते हैं उसके बिल में आपको कभी एक्साइज ड्यूटी दिखती नहीं है। और अगर कुछ सर्विसेज का कंपोनेंट गुड्स में गया है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा होगा, लेकिन वो बिल में नहीं आता। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल शिफ्ट होकर आया है तो उसके ऊपर 2% सीएसटी लगा होगा, लेकिन वो भी बिल में नहीं होता। तो कंज्यूमर को पता नहीं चलता था कि कुल मिला के कितना टैक्स इसमें जा रहा है जो माल खरीद रहे हैं उसमें। अब ये होगा कि पूरी चीज जीएसटी के नाम पे ही होगी, तो जो भी रेट होगा, पहले वेट का रेट आपको दिख रहा था, लेकिन अब जीएसटी दिखेगा। तो ये हो सकता है कि पेपर पे आपको ऐसा लगे कि पहले तो 5% वेट था, अब 12% जीएसटी हो गया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इसके पीछे पहले 12% एक्साइज ड्यूटी भी था जो कि दिख नहीं रहा था। तो अल्दो टैक्स का ओवरऑल बर्डन कम हुआ, 17% पहले था, 5% वेट था, 12% एक्साइज ड्यूटी था, उसमें से मान लो 12 आ गया है, तो वैसे कम हुआ है। लेकिन कंज्यूमर को ये कभी हो सकता है, बट एटलीस्ट कम से कम अब ये हो गया है कि जो भी टैक्स है वो उसको पता चल रहा है, देयर इज नो हिडन टैक्स। तो एक कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए भी अच्छा है कॉमन मैन को, और दूसरा ओवरऑल टैक्स जो इतने सारे जो लगे थे उसका भी कम हुआ। तो आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगा? कम होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बोला कि इसमें सबसे बड़ी कंडीशन है कि व्यापारियों को सही मायने में जो टैक्स का कटौती हुई है, जो एफिशिएंसी गेन उनको होते हैं, ये सब टैक्स समाप्त होने से वो सबका फायदा कॉस्ट, अपनी कॉस्ट का रिड्यूस करके देना चाहिए। तो वो गारंटी कौन देगा? वो गारंटी कौन देगा? वो गारंटी तो कंज्यूमर एजुकेशन से ही ले सकते हैं हम। सबसे पहला हमारा उपाय होगा कि हम सब कंज्यूमर को अवेयर करें कि इस आइटम में इतना कम हुआ, उससे कंज्यूमर खुद डिमांड कर सकता है। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद इट। हम आम आदमी में छोटे ट्रेडर्स से बात कर रहे थे जीएसटी के लिए, तो हम सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि
1 जुलाई को सुबह 9 बजे जब वो दुकान खोले, उसके पास जो माल पड़ा है उस पे उसने टैक्स भर दिया है। अब जिसको वो इनपुट क्रेडिट बोल रहे थे, उसका क्या होगा? अगर आपने देखा है आज के अखबार में हमने काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट के द्वारा हर रीजनल लैंग्वेज में भी इसका प्रोविज़न सबके सामने रखा है, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका जो माल पड़ा है 30 जून को, उसके ऊपर अगर आपने टैक्स पे कर लिया है तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, बट किस फॉर्म में मिलेगी, कौन से सर्कमस्टेंसेस में कितनी मिलेगी, वो सब की डिटेल हमने अखबार में आज पब्लिश कर दिया है। सो लोगों को इसकी जानकारी है अब। असमत जी, आपने कहा कि पास ऑन होगा कंज्यूमर को, और क्योंकि वो कॉस्ट रिड्यूस करेंगे और सारा अब एक ही टैक्स होगा, बट इन द केस ऑफ जिसमें अब टैक्स विल बी एम्बेडेड इन द प्राइस, राइट? पर कुछ ऐसे अगर जैसे कि पैकेज गुड्स हैं जिनमें लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट आता है, जिसमें प्राइस प्रिंटेड होता है, तो उसमें तो ठीक है, आई कैन चेक एंड सी कि ठीक है पहले 19 था और अब 17 हो गया है रुपीस, तो मैं टूथपेस्ट लिया तो वो वेयर इट्स प्रिंटेड, वेयर इट इज नॉट प्रिंटेड MRP एंड ऑल दैट, हाउ डू आई नो दैट द person I'm buying it from, the retailer or this thing, is actually reducing the price for me? Can we still go back to the old? पहले ये होता था कि अच्छा जी हम बिल के बिना दे देंगे, पर बिल देंगे तो वैट लगेगा। वो अभी भी हो सकता है क्या कि हम बिल लगेगा तो GST लगेगा, बिना बिल के ले लीजिए? देखिए, काफी सारे क्वेश्चन को आपने एक में पूछ लिया है तो इसको थोड़ा अनरेवल करते हैं, थोड़ा अलग अलग करते हैं। पहली बात है, आपने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई कच्चा चिट्ठी पक्का चिट्ठी उसका चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए, GST के रेजिम में वो तभी संभव है कि जब प्रोडक्शन से लेके होलसेलर और रिटेलर तक पूरी चेन में से कोई बाहर रहने की कोशिश करे, तभी वो पॉसिबल है। अगर मैं रिटेलर हूं, मैं फाइनली कंज्यूमर को दे रहा हूं, तो मुझे माल तो कहीं से खरीदना है। अब जब मैं होलसेलर से माल खरीदूंगा या मैन्युफैक्चरर से माल खरीदूंगा, तो मैन्युफैक्चरर तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसने तो टैक्स पे कर दिया है एक स्टेज पे, तो वही टैक्स पास डाउन होता है। तो अगर बाई चांस मेरे लेवल पे मैं बिल नहीं बनाऊं और मैं टैक्स नहीं भरूं, तो भी मेरे मुनाफे के ऊपर टैक्स सरकार को नहीं आएगा। लेकिन एक बार तो टैक्स के दायरे में वो कमोडिटी आ ही गया है, फिर फाइनली इट इज पॉसिबल कि रिटेल स्टेज में वो बिल नहीं बनाए, वो उसका टर्नओवर नहीं दिखाए, ये पॉसिबल है। क्योंकि रिटेल स्टेज में ज़्यादातर लोग जो है कंपोजिट स्कीम में होंगे, जिनको अपनी टोटल टर्नओवर के ऊपर ही 1% भरना है टैक्स। वो कंपोजिट स्कीम है, उसके लिए 75 लाख तक लोग जो है छोटे व्यापारी है, उनको वो 18% नहीं भरना है। वो 18% तो भर के माल आ गया उनके पास, वो 18% वाला माल वो बेचेगा, उसके इनपुट टैक्स नहीं लेगा, लेकिन उसको अपने टोटल टर्नओवर के ऊपर 1% सिर्फ बचाना है। I have only 2 questions, not so many questions like that. First question is that right now ये GST किसके ऊपर लागू होगा, जिससे कि दाम, मान लीजिए मैं दुकान में जाता हूँ, उसमें MRP लिखा रहता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं MRP से नीचे मुझे देते हैं, वो कहते हैं कि मेरा मार्जिन काट दिया मैंने। नाउ इज GST टू बी लेविड नॉट एट MRP कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है? And second, हसमुख साहब, is this new concept of e-way bills, जो हमारे स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये e-way bills ये स्टेट लेवल जो एक्साइज डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस पीपल, they are using it as almost like a kind of octroi, border control। जैसे कि यहाँ से एक सामान वहाँ से गया, स्टॉकिस्ट से डीलर के पास गया, तो वहाँ पे वो कह रहे कि हम इसको इंटरसेप्ट करेंगे, देखेंगे। अनलेस यू हैव अ चिप बेस्ड सिस्टम ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट एंड ऑल्सो फॉर कंज्यूमर्स एज वेल एज स्मॉल डीलर्स। इस 2 चीज़ के बारे में अगर आप खुलासा करके बोले। MRP वाला जो केस है, उसमें पहले हमारे यहाँ ऐसा था कि कुछ आइटम पे इनवॉइस वैल्यू पे टैक्स था, कुछ आइटम पे MRP बेस था। अब ये दोनों मिट गया है। GST में आपकी इनवॉइस वैल्यू के ऊपर ही टैक्स लगेगा। सो MRP इज डेड नाउ? MRP इज नॉट डेड। हमारा टैक्स का संबंध है कि आपने कितने रुपये में माल बेचा, उसके ऊपर करेगा। मान लो 100 रुपये की MRP वाली आइटम अगर छोटा व्यापारी 90 रुपीज में दे रहा है, तो 90 रुपीज के ऊपर उसको टैक्स लेना है। तो हमारा इनवॉइस बेस हो गया है अब, जो वैल्यू ऑफ गुड्स। और अगर आप एक के बदले में दूसरा फ्री दे रहे हैं, मान लो 100 रुपये की 2 आइटम है और आप कह रहे हैं कि मैं 150 रुपये में 2 आइटम दे दूंगा,
तो भी हम 150 रुपये के ऊपर टैक्स लगाएंगे। हम 100 रुपये की 2 आइटम है ऐसे गिन के 200 के ऊपर नहीं लगाएंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ पुटिंग MRP ऑन ए प्रोडक्ट comes not out of GST law, it comes out of other laws of other departments. ई-वे बिल के बारे में ई-वे बिल जो है वो पहले ये था ना कि हमारा 2% CST था। तो 2% CST होने से क्या होता था कि मैं अगर कोई एक स्टेट में से सी फॉर्म लेके 2% में माल बेचने के लिए निकालता हूं कि भाई मैं ये भेज रहा हूं अहमदाबाद से मुंबई, और मैं अहमदाबाद से मुंबई पहुंचाऊँ ही नहीं, सूरत में उतार दूं और सूरत में उसको लोकल बेच दूं, तो 14% वाली वेट की आइटम की चोरी हो जाएगी, क्योंकि वो तो मूवमेंट हुआ सी फॉर्म से। सो हर स्टेट को ये चेक करना होता था कि जिसमें सी फॉर्म दिया है वो स्टेट बॉर्डर के बाहर निकला या नहीं निकला, इसलिए स्टेट बॉर्डर भी थी। अब ये जरूरत नहीं रहेगी, अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंडर न्यू GST लो आपको IGST बनना है, चाहे आप अहमदाबाद से मुंबई ले जाओ, और जब भी आप स्टेट से बाहर निकालोगे आपको IGST भर के निकालना है। बिल के ऊपर जो स्केयर जो मॉन्गरिंग हो रही है वो किस लिए हो रही है, क्यों हो रही है? नहीं, ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन दैट इज फॉर एनी मूवमेंट विद इन द स्टेट ऑल्सो, इट इज नॉट फॉर इंटर स्टेट ओनली। और वो भी हम इसलिए इसको होल्ड पे रखे हैं 3 महीना। अभी कुछ स्टेट में जो सिस्टम है होल्ड राइट नाउ, नहीं, नेशनल लेवल ई-वे बिल परमिट रूल्स जो बनाने थे उसकी हम पूरी तैयारी करके लगाएंगे, उसके लिए हम थोड़ा टाइम मांग रहे हैं। बट तब तक कुछ स्टेट में जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी अगर उनको जरूरत हो तो वो यूज कर सकते हैं। हैरेसमेंट का स्कोप, हैरेसमेंट का स्कोप इसमें नहीं है। हम कोशिश वही करेंगे कि RFID टैग्स हो हर जगह पे, और उससे हमारा पूरा चेकिंग हो जाए। हम और स्टेट बॉर्डर तो खत्म ही करना है। अब स्टेट बॉर्डर पे अभी कोई चेकिंग करने का तुक नहीं है। वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आएंगे और देखेंगे शीला भट्ट का क्या अगला सवाल है हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ। हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज एडिटर्स राउंड टेबल, जहाँ पे हमारे पास है रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अढ़िया जी एंड शीला भट्ट, उनसे सवाल करेंगे। अजूर भाई, हमने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पूछा है GST के लिए, और लोग डर रहे हैं कि ये क्या आने वाला है। नोटबंदी के बाद अभी कोई नई चीज आ रही है जो देश को बदलने वाली है। डर बहुत है, और समझ नहीं आ रहा है कि हाउसवाइफ, कॉलेजियन, जर्नलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम सबको इंडिविजुअली क्या नुकसान होना है वो समझ नहीं आ रहा है। तो आप उस डर के बारे में क्या कहते हैं? आपको भी पता है कि छोटे व्यापारी कितने डर रहे हैं आज। In fact, I want to add to this. I was speaking to an economist who said that this is really a good system, but it is, instead of being compliance friendly, it is becoming enforcement heavy GST. Yes. Yes. Could you That is respond the to that? criticism. देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई नई चीज हम अडॉप्ट करते हैं ना लाइफ में, तो देयर इज ऑलवेज ए फियर ऑफ अननोन। और फियर ऑफ अननोन है, बाकी कुछ नहीं है। बिना किसी चीज को जाने हुए हम कैसे ऐसे कमेंट करेंगे कि भाई ये एनफोर्समेंट हैवी है, ये हम नहीं कह सकते। पहले किसी आदमी को कोई कमेंट करने के लिए पूरा समझना पड़ेगा प्रक्रिया को, तब जाके आप कुछ कह सकते हैं। अभी जो लोगों में जो चर्चाएं चल रही है दैट इज बेस्ड ऑन हियर्स है कि भाई ये ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे बोल रहा था, इसमें 37 रिटर्न्स फाइल करने होंगे। लेकिन एक्चुअली अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो 37 रिटर्न है ही नहीं। हर महीने आपको एक ही रिटर्न फाइल करना है जिसके 3 पार्ट है। उसमें से एक पार्ट आपको भरना है, बाकी 2 पार्ट कंप्यूटर अपने आप भर के आपके सामने रख देगा। वो बाकी 2 पार्ट है वो तो आपको टैली करने के लिए, सिर्फ आपको चेकिंग करने के लिए दिखाया जाएगा कि भाई ये आपका रिटर्न नंबर 2 है और रिटर्न नंबर 3 है। अगर आप उसको कोई चेंज नहीं करना चाहते तो सिर्फ आपको एक कंप्यूटर क्लिक करना है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि महीने में 3 रिटर्न भरना है। और मैं आपको बता दूं कि 20 लाख तक की जिसकी एनुअल टर्नओवर है उनको तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना है, ना कोई टैक्स भरना है। 20 लाख से ऊपर का अगर कोई है और 75 लाख तक है और व्यापारी है या स्मॉल उद्योगकार है या रेस्टोरेंट चलाने वाला है, सर्विस सेक्टर में सिर्फ एक को दिया है रेस्टोरेंट को, बाकी सर्विस सेक्टर में कंपोजिट स्कीम नहीं है, तो ऐसे लोग 75 लाख तक की टर्नओवर वाले कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट लेंगे। और वैसे लोगों को सिर्फ 3 महीने में एक बार, सिर्फ 3 महीने में एक बार अपना टोटल टर्नओवर की डिटेल ही देनी है रिटर्न में। उनको कोई इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी है। तो लोग तो ऐसे बात करेंगे जैसे हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा, हर इनवॉइस का हिसाब रखना पड़ेगा, हर इनवॉइस की डिटेल आपको कंप्यूटर में चढ़ानी पड़ेगी, हर बिल को भी कंप्यूटर में चढ़ाना पड़ेगा। ये सब गलत फहमी है। और ये कंप्यूटर का भी डर है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर कंप्यूटर में आज भी 4 करोड़ लोग ई फाइलिंग से अपना इनकम टैक्स तो फाइल कर रहे हैं।
जो बाकी वही लोग 4 करोड़ है, 60% of- नो वही 4 करोड़ में से 65 लाख डीलर्स है जो कि आज भी इनकम टैक्स का तो रिटर्न भर ही रहे, ऑनलाइन फाइलिंग कर रहा है। तो जो 75 लाख तक का जिसका टर्नओवर है, जिनको कंपोजिट स्कीम है, उनको 3 महीने में एक बार एक रिटर्न भरना है, कौन सी बड़ी बात है। उससे भी ऊपर है, मान लो आप सिर्फ B2C है, आपका बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, B2C मतलब कि रिटेलर है, लेकिन 10 करोड़ का टर्नओवर है आपका सालाना या 20 करोड़ का है, तो भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी है। सिर्फ B2B में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। The Monetary Policy Committee in June talked about inflation concerns on account of GST implementation, which is why out of 6 members, 5 members said that interest rate should not be brought down. As the Revenue Secretary is in charge of this implementation, what is your expectation that inflation, कितना % दाम बढ़ सकता है? देखिए, अगर थियरिटिकल मॉडल के हिसाब से जाएंगे तो 2% घटना चाहिए एंड ऑफ द ईयर, 2% घटना चाहिए एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। बट अगर थियरिटिकल मॉडल काम नहीं करे और लोग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्राइस बढ़ा दे, थोड़ा डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाए, कुछ वो करेंगे प्रॉफिटेरिंग वगैरह, तो फिर वी हैव टू सी एंड वॉच, यू नो। इसीलिए हमने एक शस्त्र तो अपने हाथ में रखा है एंटी प्रॉफिटेरिंग का, लेकिन it all depends on how it plays out, you know. Will it help eventually increase GDP of India? Eventually it should, because lot of inefficiencies are getting eliminated, particularly in logistics sector, because we had different tax rates in different states. Lot of companies had to keep godowns in every state. They had to supply the goods in advance. They had to keep the stock there also, here also. Now, since there is a single rate for all the commodity, they can move goods from anywhere to anywhere, you know. What period do you see this GDP, this thing coming? And industry is worried about one thing. They said the rollout is happening on July 1st, but the rates have been put up on the CBSE website, but they have not been notified, and that they needed to be notified to start. As long as you know what your rate is, you don't have to worry about it. It will be notified, you know. Normally, in case of budgetary changes, we do it on the night of the same day. After the budget is presented, by midnight it becomes applicable. The notification comes only soon after the budget speech. And what happens to Jammu and Kashmir? They are still outside. No, Jammu Kashmir also we are hoping that they will come on board before 1st of July. Yeah, we hope so. But if it doesn't come, maybe a gap of 5 days, 6 days, or we hope that it will come. Last question to Sheila. We just, as a consumer, we just don't understand what was your logic of deciding 5-8 different rate. Like sanitary napkins, Indian women are shifting to sanitary napkins at last, and you have put higher tax on that. Then disabled people. What do you think is the rate on disabled equipment? Okay. What is the rate on sanitary? Real estate. Real estate. You know, Real estate is outside. Outside. How, I call it mean, outside. Incredible. No, you tell me. So what is the what rate on is- sanitary napkins that you heard of? Pardon? What is the rate on sanitary napkins we have put? Whatever it is, it should be by 5%. No, I want to know from you, No. what is the rate that you have in mind that we have decided? 5%. It should No, be no, no, 5%. no. That's what I am saying. There was an article written ki Yeah. sanitary napkin is not a luxury. We have not Yes, put it exactly. in- That's what I'm saying. It's not, but it is in Is it 12%. 5? Is it It is 5? in 12%. That is higher. Let me first explain now Yeah. why it is in 12%. Okay. All these commodities that you are talking about, the existing rate is almost the same or little more. We have not done a single paisa of increase. The rate on sanitary napkin today also, excise plus VAT मिला के उतना ही है. CST, VAT, Azuma, excise सब will you मिला के. review all these No, problems? that is a different thing. It's a different socially desirable objective to bring it down. That is something which council can do eventually, you know, going. But the immediate charter given to us was that we will have a revenue neutral position. Whatever is the existing rate of taxation on that commodity, we will maintain in that slab, around that slab only. And Now, realist- it is a different thing that there is a demand that it should be lower. Now, if we start lowering all commodities tax rate along with implementing GST, where will the Why we have revenues a of state and problem? center Why go? not real estate? Why? How can What real estate what? it's kept out? Out of the ambit. Real estate means only the land portion is kept out of the thing. But if there is a contract Construction, for building construction, is within building it. construction, it is very much part of GST. And we are going to charge GST on that. Okay, on that note, हमें we'll have to end this. But I hope जो आपके डर थे GST के वो थोड़े बहुत कम हो गए हैं. And thank you, Adya ji, for talking to us. नमस्कार. Thank you.